सब्सक्राइब करिए स्टडी चैनल और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। आपको बताने जा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज क्या होता है और इसी के लगे हम साथ साथ आपको लॉमी थ्योरम भी बताएंगे। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज ये होता है कि किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेज लगे हों और जब बहुत सारे फोर्सेज लगते हैं तो उसे ही फोर्स सिस्टम कहते हैं। बहुत सारे फोर्सेज लगे हों बट जो पोजीशन ऑफ बॉडी का वो चेंज ना हो रहा है, यानी अगर मोशन में तो ऐसे ही मोशन में ही है, रुकी है तो यानी उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है, चाहे रेस्ट पोजीशन में है चाहे मोशन के पोजीशन में है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन फोर्सेज लगे हुए हैं, तो इसे ही इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज कहते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज में होता है कि जितने फोर्स लगे होते हैं उन सभी फोर्सेज का वेक्टर सम जो होता है वो जीरो होता है। यानी अगर सभी फोर्सेज को वेक्टर, चूंकि वेक्टर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उन सभी फोर्सेज को वेक्टर के ही नियम से ही जोड़ा जाएगा। तो अगर जोड़ा जाए तो उनका जो टोटल रिजल्टेंट होता है, जोड़ होता है, वो जीरो होता है। ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज क्या होता है। जैसे एक सिंपल सी बात, एक ब्लॉक है, इधर से कोई 100 न्यूटन का फोर्स लगाए और इधर से भी 100 न्यूटन का फोर्स लगा दें। अब क्या है, अगर सिर्फ यही 100 न्यूटन का फोर्स लगा हो तो इस ब्लॉक में इस साइड में मोशन होगा, साथ साथ ये भी अगर 100 न्यूटन का फोर्स लग जाए तो अब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। यही इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज होता है। जैसे अगर फोर्स न लगा हो तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, लेकिन फोर्स लगने के बाद भी इक्विलिब्रियम होना, इसका मतलब जितने भी फोर्स लगे हैं उन सब का जोड़ जो है वो जीरो है। अब क्या है, इधर अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, अगर इस साइड में किसी ने 50 न्यूटन का लगा दिया तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, लेकिन कोई एक और 50 न्यूटन का फोर्स इसके साथ ही साथ लग गया तो ये इक्विलिब्रियम हो जाता है। यानी जो टोटल सम, जैसे इसका सम करेंगे तो 100 -50 -50 यानी जीरो हो जाएगा। जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन तभी पैदा होती है जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उन सब का वेक्टर सम जीरो होता है। तो इसको हम आपको यूं बताते हैं, जैसे यहां पर कोई ब्लॉक है, ए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, कुछ इधर कुछ इधर, बहुत सारे फोर्स। ए फोर्स कुछ भी नाम हो सकता है, मान लिया हमने इसे P है, Q है, S है, T है, ऐसे बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं। इसका रिजल्टेंट अगर जीरो आ जाए, यानी रिजल्टेंट जीरो आने का मतलब कि जिस पोजीशन में बॉडी है, एक बात जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि बॉडी रुकी हो तो इक्विलिब्रियम, ये गलत है। जिस भी पोजीशन में, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में चल रही है तो उसी यूनिफॉर्मिटी से चलती रहे, यानी आपके फोर्स लगाने से उसमें कोई भी इफेक्ट ना हो, जितने फोर्स हों उन सब का इफेक्ट जीरो हो, यही उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफाइन होता है फोर्स के केस में। अब हम जैसे आपको बताते हैं P है, Q है, S है, T है, इन सबको अगर जोड़ा जाए तो इनका सम अगर जीरो आए तो इसे ही इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज कहते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम, यहाँ पर जितने फोर्स लगे इनका इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम पैदा कैसे होता है इसे आपको समझने के लिए, जैसे इन सब को जोड़ना अगर है तो कहीं भी, जैसे आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ दूं, यहाँ पर कोई फोर्स P है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर फोर्स एक Q है, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच से होके पास करेगा कहीं, जो भी एंगल इसके वैल्यू पर डिपेंड करती है, P और Q की क्या वैल्यू। अगर रिजल्टेंट जीरो है, किसी भी दो फोर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनका रिजल्टेंट जीरो है, इसका मतलब इसका अलग से जीरो होना जरूरी है, इसका अलग से जीरो होना जरूरी है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो परपेंडिकुलर फोर्स के रिजल्टेंट अगर जीरो है तो दोनों अलग अलग जीरो ना हो। सेम कंडीशन यहाँ फॉलो करेंगे। अगर बहुत सारे P, Q, S, T फोर्स लगे हुए हैं, इनका इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर है तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट जीरो है। और रिजल्टेंट जीरो कब होगा, जब इन दोनों के अलग अलग
हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों अलग अलग जीरो होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब अगर P का हॉरिजेंटल, P का कॉस, Q का कॉस, हॉरिजेंटल कंपोनेंट चूंकि कॉस होता है, कहीं भी जैसे यहाँ कोई वैल्यू मान लिया आप एंगल 30 डिग्री है, ये फोर्स P है, P का जो कॉस होगा ये होगा और साइन ये होता है। जो कॉस कंपोनेंट होता है हॉरिजेंटल होता है, जो साइन कंपोनेंट होता है वो वर्टिकल होता है। तो जो कॉस होता है वो हॉरिजेंटल होता है, यानी सभी फोर्स के अगर कॉस कंपोनेंट को आप जोड़ोगे तो हॉरिजेंटल वैल्यू मिलेगी और साइन कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो वर्टिकल वैल्यू मिलेगी। क्योंकि दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और कंडीशन इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब दोनों का अलग अलग जीरो होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बिना एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है। जैसे इस केस में मैं आपको बता रहा हूं कि P है, Q है, S है, T है, इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसका सिग्मा fx का भी अलग से जीरो होना जरूरी है और सिग्मा fy का भी अलग से जीरो होना जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब सिग्मा fx कैसे निकालते हैं, सिग्मा fy कैसे निकालते हैं, ये आपको मैंने बताया कि सभी फोर्सेज का अगर कॉस लेते हैं तो वो fx मिलता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और अगर साइन लेते हैं, जैसे फोर्स है इसका कॉस लेंगे तो हॉरिजेंटल, साइन लेंगे तो वर्टिकल। जो साइन लेंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाता है। अब यहाँ से जैसे P, Q, S, T, यहाँ से हम एंगल देख, जैसे ए एंगल मान लीजिए अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक बीटा है, यहाँ से यहाँ तक गामा है, और इतना एंगल जो है डेल्टा है, और इतना एंगल जो है ये मान लीजिए थीटा है। अब कैसे लिखेंगे हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे आपको लिखना हो सिग्मा fx, इसका हम सिग्मा fx को कैपिटल X भी कहीं कहीं लिखा होता है, ये भी सही है। सिग्मा fx मतलब कैपिटल X से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे P, इसकी एक्सिस से जो एंगल बना हुआ एक्स एक्सिस से अल्फा है, सिग्मा P cos अल्फा प्लस, अब इसके बाद आ जाएंगे Q से यहाँ तक का एंगल क्या है, ये हमने एंगल जो बनाया है बीटा बनाया है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल बीटा है, तो प्लस Q cos बीटा प्लस, ध्यान देने वाली बात है एंगल का जो मेजरमेंट होगा हमेशा x एक्सिस से होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का कोई एंगल दिया तो आप उस एंगल को नहीं लिखोगे, हमेशा वही एंगल लिखेंगे जो यहाँ से दिया होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो बीटा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमने बीटा बनाया, तो इसलिए Q cos बीटा। इसके लिए S cos यहाँ से यहाँ तक का एंगल गामा है, S cos गामा प्लस, अब देखिए T है, T का इधर से एंगल क्या है, थीटा है, लेकिन इधर से एंगल कभी मत लिखिए, गलती हो जाती है। इस साइड से जो एंगल लिखते हैं, जो क्लॉकवाइज एंगल होता है वो निगेटिव होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी इधर से एंगल लिखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। हमेशा यहाँ से यहाँ तक का एंगल आप लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है, डेल्टा है, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है, गामा है। तो यहाँ टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल गामा प्लस डेल्टा, इसलिए हो जाएगा T cos गामा प्लस डेल्टा। हमने यहाँ डेल्टा इसीलिए लिखा था ताकि आपका कंफ्यूजन हम दूर कर सकें कि यहाँ पर गलती से भी यस कॉस डेल्टा भी नहीं लिख सकते हैं, यस कॉस थीटा भी नहीं लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल जो होगा हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाएगा। हमेशा यहाँ से मेजर किया जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से नहीं मेजर किया जाएगा। दूसरी बात, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाएगा। ये दो चीज़ें आपको कैसा करने में ध्यान देने की जरूरत है। अब अगर सिग्मा एफ वाई निकालना हो तो इसको कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं। ये जितने कॉस हैं इसे साइन में कन्वर्ट कर देंगे आप, जैसे P साइन अल्फा, Q साइन बीटा, S साइन गामा, T साइन गामा प्लस डेल्टा। इस तरह आपके पास दो इक्वेशन मिल जाएंगे और दोनों को अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है
तो सिग्मा एफ एक्स अलग से 0 होगा, सिग्मा एफ वाई अलग से 0 होगा, और 0 कर देंगे जो भी अगर वैल्यू पी क्यू एस अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू दी है, तो इससे आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। अब दूसरी बात, अगर ए इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है और आपको रिजल्टेंट निकालना है तो सीधे सीधे उसको भी समझ लीजिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है और कोई सवाल ऐसे बहुत सारे फोर्सेज लगे हुए हैं, उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो आर की वैल्यू जो हो जाती है अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर, ये सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर है। ये इस तरह से आप रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अगर ऐसे बहुत सारे फोर्सेज लगे हुए हैं तो यहाँ से एफ एक्स इस तरह निकालेंगे, एफ वाई ऐसे निकालेंगे। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो एफ एक्स भी 0 होगा, एफ वाई भी 0 होगा, तब सोल्यूशन आप ऐसे निकालेंगे। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, किसी सवाल में रिजल्टेंट पूछा है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। अब इसके साथ साथ हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे ए 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 120 और ए 90 है, यहाँ कर दिया 25 न्यूटन, और ए जो है 20 डिग्री एंगल पे हमने कर दिया 10 न्यूटन। देखिए अब यहाँ से हमने 4 फोर्सेज लगे हुए हैं, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 25 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, सबका एंगल भी दिया है। यहाँ हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इन चीज़ों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट आप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे और सिग्मा एफ वाई निकालेंगे, यानी सबका कॉस कंपोनेंट एक बार निकाल के जोड़ेंगे और साइन कंपोनेंट एक बार निकाल के जोड़ेंगे। तो सोल्यूशन में बहुत ईजी है, इजीली समझिए आपको। सिग्मा एफ एक्स इक्वल, यहाँ से शुरू कर दीजिए, कोई इनिशियल वैल्यू एक ले लेते हैं, वहाँ से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ 20 जो इनिशियल वैल्यू रहेगी वहाँ से एंगल क्या होगा, 0 होगा। जहाँ से आप शुरुआत करेंगे वहाँ का एंगल 0, अब वहाँ से एंगल जोड़ते जाएंगे प्लस। अब उसके बाद दूसरा फोर्स क्या है, 30 कास, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना, 120 प्लस उसके बाद कितना आ जाएगा, 25 कॉस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा एंगल जहां से आपने कैलकुलेशन स्टार्ट किया है वहीं से लिखा जाएगा, 120 प्लस 90, यानी इसके लिए हो जाएगा 25 कॉस 120 प्लस 90, इसका मतलब 210 हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे 10 यहाँ है तो प्लस 10 कॉस। देखिए इसके लिए आप 20 इधर से देखेंगे 20 दिया है, लेकिन 20 मत लिखिए, गलती हो जाती है। आप हमेशा जो है आपको दो चीज़ें बताएं, एक तो जो आप एक्सिस एज्यूम करते हैं हमेशा वहाँ से लेंगे, दूसरे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। इसलिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल 360 होता है, इसमें से 20 घटा देंगे 340 कॉस 340। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स की, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 20 कॉस 0 प्लस 30 कॉस 120 प्लस 25 कॉस 210 प्लस 10 कॉस 340। ये वैल्यू आपको मिल गई -7.25 इक्वल -7.25 बस 25 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम सिग्मा एफ वाई, इसमें क्या करेंगे, जितने कॉस हैं वो साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब 20 साइन 0 प्लस 30 साइन 120 प्लस 25 साइन 210 प्लस 10 साइन 340। यहाँ से आपकी वैल्यू जो मिल गई, ये मिल जाएगी 20 साइन 0 प्लस 30 साइन 120
प्लस 25 साइन 210 प्लस 10 साइन 340। ए वैल्यू आपको जो मिल गई, ए मिल गई 10, ए वैल्यू मिल गई 10। अब यहाँ से आपको रिजल्टेंट अगर निकालना है आर, क्योंकि हमने बताया ना ए इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बल्कि हम यहाँ रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू देख लीजिए, एफ एक्स की वैल्यू जो आई है -7.25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू रिजल्टेंट जो है 100 प्लस 7.25 का स्क्वायर और अंडर रूट यानी 12.35 किलो न्यूटन। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। हाँ, अब साथ साथ इसकी डायरेक्शन किधर होगी, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसको भी समझ लीजिए आप। जो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई की वैल्यू मिलती है ना, उसी से पता चल जाता है। जैसे अगर सिग्मा एफ एक्स देखिए क्या निगेटिव मिला है, इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट अगर हम लेते हैं तो इधर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, पॉजिटिव इस साइड में बनाते हैं, निगेटिव इस साइड में बनाते हैं। अगर एफ एक्स केस में एफ वाई है तो पॉजिटिव ऊपर बनाते हैं, निगेटिव नीचे बनाते हैं। तो ऐसे हम करते हैं। तो सिग्मा एफ वाई की वैल्यू इधर कितना 7.25, माइनस में इसलिए इस साइड बना दिया 7.25, और एफ वाई की वैल्यू कितना 10 है। अब रिजल्टेंट अगर इधर मिल रहा है आपको तो यही एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा, अगर tan अल्फा इसका लिखते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 7.25, tan अल्फा 10। अगर यहाँ देखिए मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, इसकी वैल्यू जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इधर से होकर पास करेगा और ये एंगल अल्फा हो तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, मतलब जो लंब होता है और उसके आधार का रेशियो ही 10 होता है। तो लंब की वैल्यू 10 है और आधार की वैल्यू 7.25 है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 7.25 इक्वल इतना, और इसका tan इनवर्स अगर हम कर देते हैं तो इसका मतलब 54 डिग्री। यहाँ से जो एंगल मिल रहा है 54 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू 54 डिग्री इधर से इतना मिल रही है और इधर से यहाँ तक की वैल्यू 180 माइनस 54 हो जाएगा। इसका मतलब जो अल्फा हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए जो मिला हमको 54 मिला है, अगर यहाँ से जो हम एंगल जो ओरिजिन से अगर हम लिखेंगे तो 180 माइनस 54 हो जाएगा। तो हो जाएगा 180 माइनस 54, इसका मतलब 126, जो अल्फा की वैल्यू हो गई 126 डिग्री हो गई। ठीक है, ये तो हो गया आपका रिजल्टेंट। अब इसके साथ ही साथ हम एक चीज और, रिजल्टेंट आपको बताया और इक्विलिब्रियम भी बता दिए, साथ साथ एक चीज इक्विलिब्रेंट बता देते हैं। जैसे इस पे बहुत सारे फोर्स लगे हैं ना, आपको देखिए 4 फोर्स लगे हों, चारों फोर्स का रिजल्टेंट आपको इस साइड में मिल रहा है और इसकी वैल्यू आपको मिल रही है 12.35 किलो न्यूटन। यानी यहाँ से इस कितने एंगल पे 126, यहाँ से 126 डिग्री पर इधर 12.35 किलो न्यूटन का लोड मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है। अगर इसका मतलब अगर 126 किलो सॉरी यहाँ से 126 डिग्री पर 12.35 किलो न्यूटन का फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वही फोर्स जिसको लगाने की वजह से इक्विलिब्रियम आ जाता है वही इक्विलिब्रेंट कहलाता है। ये रिजल्टेंट के बराबर होता है बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो अगर किसी सवाल में आपको इक्विलिब्रेंट निकालने के लिए कहा जाए, पहले बात तो आप समझ गए कि अगर इक्विलिब्रियम है तो उनको आप सिग्मा एफ एक्स अलग से जीरो करेंगे, सिग्मा एफ वाई अलग से जीरो करेंगे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, रिजल्टेंट निकालने की बात कही जा रही है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह रिजल्टेंट निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे। तीसरी बात आपको हमने ये बता रहे हैं कि इक्विलिब्रेंट कैसे निकालेंगे। इक्विलिब्रेंट के केस में रिजल्टेंट ही आप निकालेंगे और रिजल्टेंट जैसे यहाँ से 126 डिग्री इधर है, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी इधर उल्टा कर देंगे, यानी 180 माइनस 126 कर देंगे तो जो इधर डायरेक्शन आ जाएगी, यानी 180 जैसे 180 माइनस 126 यानी इधर 54 डिग्री इधर अगर आ जाएगा नीचे की तरफ
जैसे इधर इधर जाएगा, टोटल का रिजल्टेंट इस साइड में है, और वही उल्टा अगर हो जाएगा, उतना ही फोर्स अगर लगा दिया जाए तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी पूरा उसका इफेक्ट क्या हो, जीरो हो जाएगा। तो वही फोर्स जो उसे इक्विलिब्रियम में ला दे रहा है इक्विलिब्रेंट कहलाएगा, और रिजल्टेंट के बराबर होगा बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो यहाँ हमने आपको बता दिया कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है और इक्विलिब्रेंट क्या होता है। तो इस तरह एक चीजें आपको काफी क्लियर मैंने आपको बता दी। हम आपको बताने जा रहे हैं लॉमी थ्योरम क्या होती है। तो लॉमी थ्योरम पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लॉमी थ्योरम जो है 3 फोर्सेस पर बेस्ड है। जब किसी बॉडी